नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके पर। हम पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया को प्रमुख रूप से हमने दो भागों में पढ़ा। एक भाग में हमने क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद और उपभेदों को जाना, और दूसरा जो भाग है उसमें हमने क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ने का एक सफल प्रयास है वो किया है। उसके बाद जो 2 नंबर पे क्रिया के उपभेद हम करते हैं कि प्रमुख रूप से काल के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा कि काल के आधार पे क्रिया है। जिस प्रकार से काल होते हैं, टेंस होते हैं अंग्रेजी में, उसी प्रकार जो क्रिया है वो 3 प्रकार की मानी गई है काल के आधार पे। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि भूतकालिक क्रिया में प्रमुख रूप से जारी समय से पहले जो कार्य कर दिया जाता है वो क्या है, आपकी भूतकालिक क्रिया। अर्थात लता ने गाना गाया, उसने खाना खाया, उसने सब्जी बेची। तो प्रमुख रूप से जो काम पहले हो गया है, यानी कि वर्तमान काल से पहले भूतकाल में जो काम हो चुका है वो भूतकालिक क्रिया वो मानी जाएगी। वर्तमानकालिक क्रिया में देखिएगा, जारी समय में कोई भी काम जब आप करते हो, जारी समय में कोई काम का होना दिखाया जाए, वो प्रमुख रूप से कौन सा होता है, वर्तमानकालिक क्रिया मानी जा सकती है। और जैसे मैं रोज जाना दौड़ने जाता हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, यानी इस प्रकार के जो वाक्य एट प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान काल में होते हुए दिखाए जाते हैं वो प्रमुख रूप से कौन से होते हैं, वर्तमानकालिक क्रिया के वाक्य माने जा सकते हैं। भविष्यकालिक क्रिया, कार्य का आने वाले समय में करना, यानी कि भविष्य में किसी काम को करना दिखाया जाए, वो प्रमुख रूप से भविष्यकालिक क्रिया वो मानी जाएगी। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, राधा गाना गाएगी, वह स्कूल जाएगा। इस प्रकार जो वाक्य हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, भविष्यकालिक क्रिया में माने जाएंगे। वैसे ये जो क्रियाएं हैं, भूतकालिक क्रिया है, वर्तमानकालिक क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया है, इसको प्रमुख रूप से अलग अलग उपभेदों में भी बांटा गया है। परंतु हम आज की इस कक्षा में केवल 3 प्रकार की काल के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे, क्योंकि जो काल के आधार पर क्रिया है उसके भेद काफी ज्यादा हैं, और उसको विशेष कक्षा में एक पढ़ने का प्रयास आगे करेंगे, जिसमें हम काल के आधार पर जितने भी जो भेद उपभेद होते हैं, भेद हम मानेंगे तो प्रमुख रूप से भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया के भी 6 भेद हैं, और इसी प्रकार वर्तमानकालिक क्रिया के भी 5 हैं, और भविष्यकालिक क्रिया के भी 5 या 6 भेद है वो माने जाते हैं, जो एक विशेष कक्षा में हम लोग विशेष कक्षा में उस चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से क्रम के आधार पे और रचना के आधार पे क्रिया को अधिक पढ़ा जाता है, अधिक उससे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये हम कभी एक एक्स्ट्रा क्लास, अलग क्लास में जो आपके काल के आधार पे क्रिया को हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम प्रमुख रूप से कौन सी, आपका जो तीसरा भेद है, जो प्रमुख रूप से प्रयोग या रचना के आधार पे क्रिया हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, प्रमुख रूप से प्रयोग या रचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। 5 भेदों में जो सबसे पहले जो आती है उस क्रिया को हम कहेंगे सामान्य क्रिया। 2 नंबर पे आएगी आपको संयुक्त क्रिया, 3 नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया, 4 नंबर पे प्रेरणार्थक क्रिया, और 5 नंबर पे नाम धातु क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य क्रिया को। देखिएगा, जिस क्रिया में एक ही धातु से बनी हुई किसी अकेली क्रिया, यानी कि एक ही धातु से बनी हुई अकेली क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन सी क्रिया होगी आपकी, वो प्रमुख रूप से कौन सी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया। जैसे बच्चा घर गया, तो इसमें गया या जाना या जा धातु मानी जा सकती है, और जाना क्रिया। देखिए इसमें लिखेगा, लिख धातु उससे लिखेगा बन गया। यहाँ पे पी यानी कि पीना धातु है और एक पीना क्रिया है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रमुख रूप से सामान्य क्रिया है वो मानी जाती है। अब संयुक्त क्रिया है, इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्रिया के रूप को, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। और इस प्रकार से या तो क्रम के आधार पे या प्रमुख रूप से रचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के जो भेद हैं, उपभेद हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो चलिए हम चलते हैं संयुक्त क्रिया की तरफ। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक धातु, यानी कि इसमें एक थी, इसमें 2 या 2 से अधिक, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इसमें क्या है, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। देखिएगा, रमेश पत्र लिख रहा है,
तो देखिए इसमें क्या हो गया, लिखना, रहना और होना, यानी कि प्रमुख रूप से क्या हो गया, जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, तो इसमें देखो लिखना, रहना और होना। मैंने आपको बताया था क्रिया का करना या होना दोनों पाए जाते हैं, उसे क्रिया कहते हैं हम लोग, परंतु इसमें क्या है, देखिए दो प्रकार की क्रियाएं हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का प्रयोग है वो किया जाता है। देखिए लिखना, रहना और होना, इसमें हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया और जो सहायक क्रिया वो कौन सी होती है, नीचे हम देखने वाले हैं। बच्चा दूध पीता है, तो इसमें क्या होगा, पीना, और एक है यानी होना। एक मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो बोलना, सकना और होना, यानी कि प्रमुख रूप से दो या तीन, एक तो होगी नहीं, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, वो संयुक्त, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त यानी जुड़ी हुई दो या दो से अधिक क्रियाएं। इसके प्रमुख रूप से दो उपभेद माने जा सकते हैं, देखिएगा कौन कौन से उपभेद हैं। एक तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, और दूसरी है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मुख्य क्रिया कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली, देखिए इसमें केस में हुई है लिखना, इसमें पीना, इसमें बोलना, ये इसमें क्या है, मुख्य क्रिया है। इसके बाद सबसे पहली क्रिया को छोड़ करके, यानी इस क्रिया को छोड़ करके जो मुख्य क्रिया होती है, जो सबसे पहले लिखी होती है, इस क्रिया को छोड़ करके जितनी भी क्रियाएं होंगी वो प्रमुख रूप से कौन सी होगी, सहायक क्रिया होगी। ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, मुख्य क्रिया कौन सी हो गई, जो प्रमुख रूप से क्या होती है, सहायक क्रिया में सबसे पहले प्रयुक्त होती है वो मुख्य क्रिया, और इसके अलावा जो भी क्रियाएं होगी, दो तीन चार जितनी भी होगी, वो प्रमुख रूप से सहायक क्रिया मानी जाएगी। देखिएगा उदाहरण में, लता गाना गाती है, तो इसमें गाना जो है वो क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है। यानी गाना का मतलब गाना, एक तो हो गया सॉन्ग और एक हो गया सिंगिंग, तो प्रमुख रूप से आप इसको मानोगे, गाना, गाना क्रिया ही है, गाती को प्रमुख रूप से हम लोग गाना मानेंगे। और इसमें होना क्या है, प्रमुख रूप से सहायक क्रिया है। उसी प्रकार देख लिए, हमने भोजन कर लिया है, तो करना तो क्या हो जाएगा इसमें मुख्य क्रिया, और लेना और होना क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। यानी कि आप प्रमुख रूप से देखोगे कि कोई भी वाक्य, जैसे ये वाक्य है, इसमें सबसे पहले जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो मुख्य क्रिया होगी, और जो इसके अलावा जिसके बाद जो भी क्रिया प्रयुक्त की जाएगी वो क्या होगी, सहायक क्रिया मानी जाएगी। ये आप विशेष करके ध्यान वो रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से ये। चाहे आप रिट का एग्जाम दीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड दीजिए, चाहे जेएलओ का दीजिए, चाहे आप किसी भी पीएसआई का दीजिए राजस्थान पुलिस में, आप उसमें क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि मुख्य क्रिया कौन सी है, इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, या एक उदाहरण दे दिया उसमें पूछ लेंगे कि इसमें संयुक्त क्रिया का रूप कौन सा है। तो चलते हैं, अब हम तीसरा भेद जानते हैं, जो कौन सा है, प्रमुख रूप से पूर्वकालिक क्रिया। देखिएगा प्रयोग रचना के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त हो जाने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है, यानी कि एक क्रिया समाप्त हो गई और उसके समाप्त होते ही दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रमुख रूप से आपकी पूर्वकालिक क्रिया है वो मानते हैं। देखिएगा कैसे, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चे ने पहले क्या किया, दूध पिया और उसके बाद वो सो गया, यानी एक काम किया, एक क्रिया की, दूसरा काम उसके बाद किया, यानी एक क्रिया करते ही दूसरा क्रिया है वो प्रारंभ कर देता है। मैं खाना खाकर आया हूं, यानी मैंने खाना खाया और उसके बाद मेरा आना हुआ, यानी कि मैंने एक साथ है वो दो काम है वो कर लिए हैं। यानी कि दो काम करने का मतलब है कि एक काम किया, दो समाप्त करते ही मैंने दूसरा काम है वो प्रारंभ कर दिया, यानी कि एक क्रिया के समाप्त हो जाने पर दूसरा कोई क्रिया या दूसरा कोई काम है वो संपन्न हो जाता है, तो प्रमुख रूप से पूर्वकालिक क्रिया है वो मानी जाती है। अब देखिए प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि यदि देखिए कि प्राय कर शब्दांश जुड़ा रहता है, ये देखिए पीकर, खाकर, यानी प्रमुख रूप से इनमें क्या होता है, कर शब्दांश है या पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्राय कर शब्दांश जुड़ा हुआ रहता है, ये आप प्रमुख रूप से ध्यान है वो दोगे। उसके बाद देखिए यदि इसी क्रिया की बात कर रहा हूं, इसी क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया में यदि कर शब्दांश के स्थान पे, यानी पीकर, ठीक है, खाकर, कर के स्थान पे ते ही शब्द जोड़ दिया जाए, ते ही, यानी कि ते ही शब्द जोड़ने पर वो क्रिया क्या कहलाती है, तात्कालिक क्रिया वो मानी जा सकती है। यानी क्या, तात्कालिक क्रिया वो मानी जा सकती है। क्यों, क्योंकि तय से, इसलिए तात्कालिक यानी तुरंत, तत्काल। बच्चा दूध पीते ही, इस शब्द को क्या हो जाए, पीते ही सो गया। मैं खाना खाते ही आया हूं, तो ते ही शब्द जोड़ दे क्या हो जाएगा, आपका तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, जब किसी वाक्य में
कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है। ये देखिए प्रेरणार्थक, यानी कि स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करेगा, दूसरे की प्रेरणा से जो कार्य करेगा वो प्रेरणार्थक क्रिया वो मानी जाएगी। इसमें देखिए कुछ शब्द हैं, ये ध्यान रखेंगे। अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार से आप प्रेरणार्थक क्रिया है वो बन सकती है, परंतु प्रेरणार्थक बनने के बाद वो हमेशा सकर्मक होती है। ये प्रश्न आया हुआ है कि जब किसी क्रिया प्रेरणार्थक बन जाती है, यानी किसी वाक्य को प्रेरणार्थक क्रिया बना दिया जाता है उस क्रिया को, तो वो हमेशा सकर्मक है वो प्रयोग होती है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। देखो ये मुख्य क्रिया रोना, ठीक है, उसके दो प्रेरणार्थक क्रिया हम बनाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, रुलाना, दूसरा रुलवाना। तो ये ध्यान रखेंगे, इधर तो क्या है, ये रोना हंसना ये सब क्या है, अकर्मक है, ठीक है। और जो ही हम इसको प्रेरणार्थक बना देते हैं, रोना को रुलवाना, हंसना को हंसाना, सोना को सुलाना, ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। और जो ही दूसरी प्रेरणार्थक बनाते हैं, रुलवाना, हंसवाना, सुलवाना, तो भी ये क्या हो जाएगी, यानी कि सकर्मक क्रिया वो मानी जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, जो ही कोई क्रिया है मुख्य क्रिया, वो आपकी क्या बनेगी, प्रेरणार्थक बनेगी, हमेशा सकर्मक है वो मानी जाएगी। ये मैंने आपको बात बता दी। पांचवा जो रूप है, अंतिम रूप है, वो नाम धातु क्रिया। प्रत्येक क्रिया की रचना किसी धातु से होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि किसी वाक्य में उसकी रचना धातु से नहीं होकर के किससे हो, किसी संज्ञा शब्द से, किसी सर्वनाम शब्द से, किसी विशेषण शब्द से हो, वहां पर नाम धातु क्रिया मानी जा सकती है। ये प्रमुख रूप से आप लोगों की ध्यान रखने लायक बात है। जैसे संज्ञा, जैसे बात से बतियाना, लाज से लज्जाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, ये सारे क्या संज्ञा शब्द है और इससे क्रियाएं वो बनी है। सर्वनाम से अपना से अपनाना, विशेषण में जैसे गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, साठ से सठियाना, ये जो सारे शब्द हैं प्रमुख रूप से नाम धातु क्रिया के अंतर्गत वो आएंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे बागना, आप प्रमुख रूप से प्रेरणार्थक क्रिया को देखोगे तो इसमें रोना, हंसना और इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं वो आप स्वीकार करोगे। जैसे बागना, बागना से बगाना, भगवाना, दौड़ना से दुड़ाना, दुड़वाना, बहुत सारी क्रियाएं इस प्रेरणार्थक वो मानी जाती है। अब हम चलते हैं सीधा सा किसकी ओर, क्रिया के दो अन्य भेद माने जाते हैं, जगते आज उनकी भी बात हम कर लेते हैं। क्रिया के जो दो अन्य भेद हैं, एक है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रमुख रूप से अनुकरण करना। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना, अर्थात जब किसी आवाज ध्वनि की नकल करके कोई क्रियापद बना लिया जाता है। जैसे पशु पक्षी की आवाज है, जैसे खट 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 से खटखटाहट, गाय क्या करती है, रंभाती है, भैंस क्या करती है, चुकराना, घोड़ा क्या करता है, हिननाता। यानी कि जो प्रमुख रूप से अनुकरण कर दिया जाता है, जो घोड़ा है वो क्या करता है, भैंस है वो क्या करती है, गाय है वो क्या करती है, बकरी है वो क्या करती है, ये जो क्रियाएं होगी वो प्रमुख रूप से अनुकरणात्मक क्रिया है वो मानी जाएगी। उसके बाद होती है सहजातीय क्रिया। इसके दो ही भेद होते हैं, अन्य भेदों में सहजातीय क्रिया कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सहजातीय क्रिया में क्या होता है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्मवाचक शब्द एवं क्रियावाचक शब्द, यानी कि कर्मवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द दोनों क्या रहेंगे, एक ही धातु से बने हुए होते हैं, वहां पर प्रमुख रूप से क्या होता है, सहजातीय क्रिया मानी जाती है। जैसे अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो लड़ाइयां और लड़ी दोनों एक धातु से बने हैं। उसके बाद आप देखेंगे वह मीठी बोली बोलता है, तो बोली और बोलना दोनों शब्द आ गए। उसके बाद आप देखेंगे मैंने खाना खा लिया है, तो खाना और खा लिया। वह गाना गाती है, तो गाना और गाती, दोनों प्रमुख रूप से कर्मवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द दोनों यदि एक ही धातु से बने हुए हों, वहां सहजातीय क्रिया। किसी जानवर की अनुकरण की और जो प्रमुख रूप से आवाज होती है, प्रमुख रूप से जो आप देखते हैं नकल करने के अर्थ में, वो आपकी क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया मानी जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्रिया को एक सार्वत्रिक और विस्तृत तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। मैं जहां तक समझता हूं आपको क्रिया का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स है, कुछ आपकी शंकाएं हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आप मेरी वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो या जो भी कुछ मेरी तरफ से भेजा जाता है वो आपको सीधे से आसानी से पहुंच सके। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।